नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हिमाचल जीके हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हर एक चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। जब डिटेल से चीज़ें डिस्कस होंगी ना तो आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको डाउट रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चाहे आपका आने वाला टेट का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जब डिटेल से क्वेश्चन डिस्कस होंगे। क्वेश्चन नंबर 130 देखें, बोलते हैं विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो बोलते हैं कि इनमें से न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है, वेलिंगडन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वेलिंगडन में जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल स्थित है। चलो ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो वेलिंगडन में स्थित है। अब आपने देखा होगा कि कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल्स को याद रखने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई भी कंट्री आती है तो उसकी कैपिटल ज़रूर देखें। एक तो वो है न्यूज़ में आप सुन लेते हैं तो एक वो वहाँ से याद रह जाती हैं। दूसरा प्रीवियस ईयर के पेपर में जितनी भी आई होती है ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जो बेसिक हमने पहले पढ़ रखी हैं वहीं से जो है वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले कौन कौन सी पढ़ रखी है, हमने पढ़ रखी है कतर। कतर की कैपिटल कहाँ पर है, दोहा जो है वो कतर की कैपिटल है। हमने पढ़ रखा है ताइवान। ताइवान की कैपिटल कहाँ पर है, ताइपी। ताइपी जो है वो ताइवान की कैपिटल है। हमने पढ़ रखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको यूएई कहते हैं। तो आबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। ठीक है, एक तो ये हमने पढ़ रखी हैं। आपने साथ में क्या ध्यान रखना है, मैंने एक बार वियतनाम आपको बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि लाओस भी एक कंट्री है। लाओस कंट्री की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तो ये वियतनाम के साथ ही मिलता जुलता नाम है। वियतनाम नहीं है ये, वैसे तो ये वियतनाम है। VE इसको लिख लेना, आप चाहे अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना। VIENTIANE ये है ये पूरी तरह से। व्यंतन भी इसको कह सकते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करना हो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि डेनमार्क की कैपिटल कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन में जो है डेनमार्क की कैपिटल है, एग्जाम में पूछा गया था। और स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड में स्थित है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। स्वीडन की कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल में कन्फ्यूज़न भी होता है। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपने ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना वो कैनबेरा में स्थित है, वो ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ से इतनी ही कैपिटल्स को डिस्कस करते हैं। साथ में हम न्यूजीलैंड की जो है वो करेंसी जान लेते हैं। यहाँ से अगर न्यूजीलैंड की करेंसी पूछी जाए तो वो आपकी ठीक होनी चाहिए एग्ज़ाम में। देखो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है, तो न्यूजीलैंडियन डॉलर करके ही इसकी करेंसी है, वो ज़्यादा टफ नहीं है। 131 देखें क्या बोलते हैं। 131 में बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं उनका क्या नाम है। देखो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवोकेट जनरल का नाम है अनूप कुमार रतन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि चीफ सेक्रेटरी जो है कौन है, प्रबोध सक्सेना जो है वो चीफ सेक्रेटरी है। चीफ मिनिस्टर का पता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पता है। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कौन है, तो आपने ध्यान रखना है जस्टिस रामाचंद्र राव जो है उनका नाम ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो शिव प्रताप शुक्ला जी का नाम आपने ध्यान रखना है, वो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में जो है लोकायुक्त भी हैं, तो लोकायुक्त का नाम है जस्टिस चंद्रभूषण बरवालिया। जस्टिस CB बरवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पहले जो लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के बने थे वो बने थे जस्टिस TVR दत्ताचारी। कब बने थे, 1983 में बने थे। कब तक रहे थे, 1983 से 1988 तक जो था ये रहे थे, ये नोट करना है। 3 बोलते हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो ग्रैमी अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, चलो सही बात है कि म्यूजिक की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे लिए यही हो गया। इसके अलावा अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो पढ़ा था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो किसको दिया गया, तो वो रवि कानन को जो था वो दिया गया था। इंडिया से अगर हम बात करें तो रवि कानन को दिया गया था। हमने पिछले कल ही वीडियो में पढ़ा था PGT के लिए, और उससे पहले भी जो है हम इसको पढ़ चुके हैं एक आधी बार। तो रवि कानन को दिया गया था। अच्छा रैमन मैग्सेसे अवार्ड एस्टेब्लाइज कब किया गया था, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में जो था वो सबसे पहली बार दिया गया था, या फिर एस्टेब्लाइज किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा क्या इस तरह का कोई और भी अवार्ड होता है, तो इस तरह का एक और अवार्ड होता है जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में जो है वो दिया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जनपीठ अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है। जनपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। किसी भी ऑथर का जब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है तो उसकी फील्ड में जो है वो उनको ये दिया जाता है, वो भी ठीक हो गया। और
अब ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड ना और कंट्री को भी दिया गया है, परंतु जब इंडिया के किसी पर्सन को दिया गया ना तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के रवि कानन को दिया गया है तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। मैंने बताया था कि रवीश कुमार को भी दिया जा चुका है। रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि रवीश कुमार को कब दिया गया था, और अगर फर्स्ट कोई इंडियन पूछ लिए जाए जिनको ये दिया गया था तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ना इनको ये अवार्ड दिया गया था और 1958 में ना विनोबा भावे को ये दिया गया था। ये भी पता होना चाहिए। ये नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखें, HPGK से आ गया। बोलते हैं उजगजामा इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो आपको आसान ही लगेगा क्वेश्चन। उजगजामा बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ट्रेडिशनल डांस है। उजगजामा जो है वो ट्रेडिशनल डांस है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो सही बात है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जो है ये इंपॉर्टेंट है, परंतु क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है? कुल्लू में और कर्थी भी परफॉर्म किया जाता है। कुल्लू में एक कर्थी आपने ध्यान रखना है, ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। ढिल्ली भी जो है वो कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। पिट्ठी ढिल्ली पिट्ठी इसको कहते हैं, ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। एक खरैत होता है, खरैत भी जो है वो कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुल्लू में उजगजामा तो आपने पढ़ ही लिया। नाटी तो बड़ी कॉमन है हिमाचल में, वो तो आपको पता ही है। कुल्लू के अलावा कोई और भी डिस्ट्रिक्ट है जिसके पूछ लिए जाते हैं। चंबा के कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। किन्नौर के तो हमने बहुत बार रिवाइज किए हैं। चंबा में जो है वो झंझार डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में झांकी और अंतार परफॉर्म किया जाता है। चंबा में ढांगी परफॉर्म किया जाता है। चंबा में जो है वो ढांडराज परफॉर्म किया जाता है। ढांडराज इंपॉर्टेंट है, ढांडराज एग्जाम में पूछा जाता है। किन्नौर के भी क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है? हमने बहुत बार रिवाइज किए हैं वैसे तो। कौन कौन से हैं किन्नौर के हो गया बाक्यांग हो गया, किन्नौर में जो है ब्यांगचू हो गया, किन्नौर में जो है लोसर यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और जो एक लामा डेविल डांस करके होता है, डेविल डांस भी इसको कहते हैं, ये भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति की भी अगर बात करनी हो तो लाहौल स्पीति के दो ही याद रखें मुख्य रूप से, सांद और साबू। सांद और साबू यहाँ के ध्यान रख लेने हैं, और तो बहुत हैं परंतु इनको मुख्य रूप से ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 135 बोलते हैं व्हाट इज़ लेडी ऑफ केलोंग। तो बोलते हैं कि लेडी ऑफ केलोंग है क्या? देखो लेडी ऑफ केलोंग की हम बात करते हैं तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि केलोंग जो है वो हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग से एक ग्लेशियर दिखाई देता है। वो ग्लेशियर थोड़ा लेडी की शेप में जो है वो दिखाई देता है। ऐसा लगता है लेडी ने कुछ पीठ में जो है वो कैरी करके रखा है, तो उसको जो है वो नाम दे दिया गया फिर लेडी ऑफ केलोंग का करके। लेडी ऑफ केलोंग वो ग्लेशियर का नाम उसका पड़ गया। चलो ठीक है, एक ग्लेशियर का नाम ऐसे पड़ गया। लाहौल स्पीति में ना बहुत सारे ग्लेशियर हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा, ये दो नदियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ तो आती हैं, परंतु चंद्रा और भागा घाटियाँ भी फिर आ जाती हैं। अब कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो भागा घाटी में पड़ते हैं, कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो चंद्रा घाटी में जो हैं वो पड़ते हैं। उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो भागा वैली से जो है वो स्टार्ट करते हैं। भागा वैली में लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर एक तो पड़ता है। भागा वैली में ही जो है वो मुकिला ग्लेशियर पड़ता है। मुकिला भी एक ग्लेशियर है और भागा वैली में जो है ये पड़ता है। गैंगस्टंग ग्लेशियर है एक, गैंगस्टंग ग्लेशियर, ये भी जो है वो भागा वैली में पड़ता है। चंद्रा वैली में भी क्या कोई ग्लेशियर पड़ता है? तो देखो चंद्रा वैली में भी जो है वो ग्लेशियर पड़ते हैं। और चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर जो है वो पड़ते हैं? अगर हम चंद्रा वैली की बात करते हैं तो चंद्रा वैली में जो है वो कुल्टी ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर हो गया? एक कुल्टी ग्लेशियर यहाँ पर पड़ता है। एक यहाँ पर पाचा ग्लेशियर पड़ता है, PACHA, पाचा ग्लेशियर यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर जो है वो गेफांग ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पर समुद्री ग्लेशियर जो है वो पड़ता है। तो इन ग्लेशियर्स को आप ध्यान रखें, ये रिवाइज्ड हैं, ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? अगर हम बात करते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में सत्याग्रह जो था वो टाइम टू टाइम होते रहे। जैसे ही ऑल इंडिया लेवल पर जो था वो आवाज़ें उठ रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, वैसे हिमाचल भी उससे अछूता नहीं था। हमें हिमाचल में भी जो था ये आवाज़ें उठ रही थी। सुकेत सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सुकेत सत्याग्रह 1948 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फरवरी में हुआ था 1948 में जो था वो ईयर इसका है 1948, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखने की ये है कि इस टाइम सुकेत के शासक कौन हुआ करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा लक्ष्मण सेन जो था वो सुकेत के शासक जो था वो हुआ करते थे। सुकेत के अंतिम शासक कौन थे? तो यही थे, लक्ष्मण सेन ही सुकेत के अंतिम शासक। ये भी आपने ध्यान रखना है सुकेत के बारे में। तो अब सुकेत के बारे में ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर हम और भी ज़्यादा वाइड एंगल से सुकेत के बारे में डिस्कस करें
तो आपने क्या ध्यान रखना है कि सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सुकेत रियासत की स्थापना राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी। एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करना है पीजीटी जैसे एग्जाम में, तो पूछ लेगा कब की गई थी। 765 ईस्वी में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। सुकेत से ही तो मंडी रियासत जो था वो निकल कर आई थी, वो भी पता होना चाहिए। और सुकेत की राजधानी पंगाणा में भी जो है वो रह चुकी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सुकेत के एक शासक हुए जिनका नाम था गरुड़ सेन। गरुड़ सेन ने जो था वो सुंदरनगर की स्थापना की थी। सुंदरनगर जिसका प्राचीन नाम बन्नेड़ है, बन्नेड़ जो है वो सुंदरनगर का प्राचीन नाम है और गरुड़ सेन ने इसकी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना है। और सुकेत के अंतिम शासक तो आपने जान ही लिए। आगे बोलते हैं व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज आते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट डे कब मनाया जाता है। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाए गए हैं वो कौन कौन से हो गए। तो एक तो ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। कौन से सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। एक हिंदी दिवस मनाया जाता है, हमने कल भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं आज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हिंदी दिवस हमारे पास 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, परंतु 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपने मुझे बताना है कि वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। हमने संस्कृत दिवस भी जो था वो पढ़ा था। संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, देखो संस्कृत दिवस जो है वो अगस्त के महीने में मनाया जाता है और पीजीटी के एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने जो था वो डिस्कस किया था। अगस्त के महीने में कब मनाया जाता है, तो 31 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। किसान दिवस भी हमने पढ़ा था, वो सितंबर के महीने में 23 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। हमारे पास एक गुड गवर्नेंस डे आता है, गुड गवर्नेंस डे भी आता है। तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारा दिसंबर के महीने में और 25 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। और इसको जो है वो सुशासन दिवस भी जो है वो कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होता है, तो इन्हीं के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है। इतने डे काफ़ी है ना, हमने इंपॉर्टेंट डे जान ली सारे के सारे। अगला और भी है, वैसे तो डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, इतना काफ़ी है परंतु हमारे लिए। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बीटा शिखर स्थित है। बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द डोडा बीटा पीक सिचुएटेड। तो डोडा बीटा पीक कहाँ पर स्थित है, कौन सी माउंटेन रेंज में जो है ये आती है, ये क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है। डोडा बीटा जो है नीलगिरी हिल्स में जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डोडा बीटा हाईएस्ट पीक है किस रेंज की, तो डोडा बीटा जो है वो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि और भी हमारे पास ऐसी पीक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। डोडा बीटा जो है ये आपने ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आती है। हमारे पास विंध्यास पर्वत आते हैं, तो विंध्यास पर्वत में जो है वो शिखर पीक हो गया, ये आती है। सतपुरा रेंज हो गया, सतपुरा रेंज में जो है धूपगढ़ पीक आती है। अरावली हो गया, अरावली में जो है वो गुरु शिखर करके जो है वो पीक आती है। वैसे अरावली और विंध्यास में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये जो अरावलीज है ना यहाँ पर गुरु शिखर पीक आती है और विंध्यास में ना सद्भावना पीक आती है। सद्भावना शिखर इसको कहते हैं, वैसे तो गुडविल पीक भी इसको कहते हैं। तो पूछ लिया जाए ना कि गुडविल पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, गुडविल पीक जो है वो विंध्यास माउंटेन में पड़ती है। ये आपने ध्यान रखना है कि विंध्यास माउंटेन में जो है ये पड़ती है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर ली होगी सारी चीज़ें। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शेड्यूल्ड वे में हमने टेस्ट सीरीज चला दी है। शेड्यूल्ड वे में आपको टेस्ट मिल जाएंगे। एक टेस्ट तो हमने आज भी पब्लिश किया है उसका, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े होंगे जब, जो स्पेसिफिक रूप से पीजीटी पेपर 1 का टेलीग्राम ग्रुप है, जब आप ज्वाइन करेंगे ना टेस्ट सीरीज को तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जब आप 12 टेस्ट हैं टोटल, 12 टेस्ट को शेड्यूल्ड वे में प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और फाइनल तक पहुँचते पहुँचते अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली पेपर 1 आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाएगा। अगर यूपीआई से अगर आपको पेमेंट करनी होगी तो हमें डायरेक्ट ईमेल करना, आपको यूपीआई का हम बता देंगे। और ये जो लिंक दिया है यहाँ से आप पेटीएम से कर सकते हैं। वैसे यूपीआई से बेटर है, अगर करनी होगी तो हमें डायरेक्टली मैसेज कर देना, आप ईमेल कर देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे।
क्वेश्चन देखें जी अगला, बोलते हैं हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में जो मौलिक अधिकार हमारे पास दिए गए हैं उनका जो है वो संरक्षक कौन होता है। भारत में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनका जो संरक्षक होता है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 आता है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं, ये आर्टिकल जो आता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपको लगता है कि अगर आपके राइट्स का जो है वो हनन हो रहा है, उनका पालन नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं। आप जाकर 5 तरह की रिट जो है वो फिर होती हैं। एक तो आप ये बात कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग जो है वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। एक तो देखो सिंपल सी बात है जी, आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए बीच में। फंडामेंटल राइट्स याद कर लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी याद कर लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन गलत लग पड़े होने तो फिर मेरिट में तो स्टैंड नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों को पहले याद कर लेना और थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो मैं आपका करवा ही दूंगा। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हो गया, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम हो गया, ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया, ये आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपने पढ़ लिया, आर्टिकल नंबर 32 है। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार भी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया गया और इसको फंडामेंटल राइट से जो था वो डिलीट कर दिया गया। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिलीट किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको डिलीट किया गया था। कौन से ईयर की है ये अमेंडमेंट, तो 1978 की ये अमेंडमेंट है। ये आपने ज़रूर चीज़ें ध्यान रखनी है और बीच की बातें तो आपने खुद से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ये पूछा गया है इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित कहाँ पर है। देखो ये जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। आर ट्रैक भी इसको कहा जाता है, आर ट्रैक भी इसको कहा जाता है और हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि आर ट्रैक इसको कहते हैं। आर ट्रैक जो है वो शिमला में स्थित है। कई बार न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि आर ट्रैक को जो है वो शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो कहते हैं, सरकार कहती है कि यहाँ से शिफ्ट मत करो, तब भी चर्चा में आता है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रह जानी चाहिए। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इंडियन आर्मी है, ठीक है, हमारे पास इंडियन नेवी है, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स है। ये चीज़ें हमारे पास हैं, 3 चीज़ें, त्रिशक्ति इनको कहेंगे। इंडियन आर्मी के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के जो हेड हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी के हेड। आपने ध्यान रखना है इंडियन नेवी के हेड कौन है। इंडियन नेवी जो हमारे पास है, इंडियन नेवी के हेड हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार का नाम ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स हमारे पास है, इंडियन एयरफोर्स के हेड जो है वो कौन है, तो इंडियन एयरफोर्स के अगर हम हेड की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में विवेक राम चौधरी, इनका पूरा नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो है वो हेड है। आपको पता है सीडीएस भी बनाए गए हैं, जिनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। तीनों जो हमारे पास आ गए ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका एक चीफ बना दिया गया, वो होते हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान का नाम आपने ध्यान रखना है। अनिल चौहान जो है वो हैं। इनसे पहले कौन थे, विपिन रावत थे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस दौरान इनका देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो था वो किसको बनाया गया, अनिल चौहान को जो था वो बनाया गया था। ठीक है जी, अब कन्फ्यूजन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कन्फ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइड टू एलिजिबल पर्सन ऑन दी परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। आपको आता है क्योंकि आपने गिरिराज पत्रिका देखी होगी, आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तब आपको ये आता है। 50% सब्सिडी देने की बात सरकार कहती है कि कोई भी अगर ई टैक्सी खरीदता है, ई ट्रक खरीदता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी खरीदता है, तो उसको हम सब्सिडी देंगे 50% की। सरकार ये भी कहती है कि आप जाओ और आप जो है वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं ना, इनका चार्जिंग स्टेशन भी होता है, तो उस चार्जिंग स्टेशन को आप स्थापित करो जाकर। चार्जिंग स्टेशन अगर आप स्थापित करते हैं तब भी हम सब्सिडी देंगे, तब भी हम आपको 50% सब्सिडी जो है वो देंगे, ये सरकार कहती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने यहाँ से
ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, इतना काफ़ी है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ट। तो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज जो था वो कौन से साल में बना था। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज की बात करते हैं तो ये 1877 में जो था वो बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलो सही बात है, 1877 में जो था वो बना था। उस टाइम तो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो कौन राजा हुआ करते थे भाई मंडी के, क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाएगा। तो उस टाइम जो मंडी के राजा हुआ करते थे वो राजा विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। राजा विजय सेन मंडी के शासक उस टाइम हुआ करते थे। उस टाइम आपने ये भी ध्यान रखना है कि विजय सेन के टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। 1871 में विजय सेन के कार्यकाल के दौरान जो था वो लॉर्ड मेयो जो था वो मंडी विजिट करते हुए आए थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपने ध्यान रखना है कि 1899 में लॉर्ड एल्गिन भी जो था वो मंडी की यात्रा पर आए थे। और आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये ब्रिज जो था वो बनाया गया था और मंडी से कुल्लू तक की सड़क का निर्माण भी जो था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो किया गया था। सर हेनरी डेविड का नाम आपने सुना होगा, सर हेनरी डेविस का नाम। ये जो सर हेनरी डेविस थे ना, ये भी इनके कार्यकाल के दौरान मंडी की यात्रा पर आए थे। कब आए थे? 1874 में आए थे। एक बार फिर से रिवीजन कराऊं इन चीज़ों का। लॉर्ड मेयो देखो 1871 में आए थे, सर हेनरी डेविस 1874 में जो था वो आए थे, और लॉर्ड एल्गिन जो था वो 1899 में जो था वो आए थे इनके कार्यकाल के दौरान मंडी की यात्रा करने के लिए। और आपने ध्यान रखना है कि मंडी के अंतिम शासक कौन हुए? जोगिंद्र सेन जो था वो मंडी के अंतिम शासक हुए। मंडी जो है वो सुकेत की ही एक शाखा है, सुकेत से ही अलग होकर जो था वो निकली थी। तो मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंडी की स्थापना जो था वो राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। मंडी रियासत की हम बात कर रहे हैं, और मंडी शहर की बात करते हैं ना, तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। राजा अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं, और अलाइड सर्विसेज के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। अगर अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यूपीआई से हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो अलाइड की टेस्ट सीरीज भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलाइड को तो कवर करेगी और भी एग्जाम्स को डेफिनेटली कवर कर लेगी, शेड्यूल्ड वे में हमने चलाई है। चलो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अभी हम। क्वेश्चन है आपके लिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं? विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो विकास ठाकुर का आपको बताना है कि कौन सी खेल से जो है ये जुड़े हुए हैं। विकास ठाकुर इंपॉर्टेंट है इनका क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपने कमेंट करके बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसको। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, ईमेल आईडी हमारी मिल जाएगी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।